जय हिंद, जय जोहार। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। और यदि आपका लक्ष्य जेपीएससी, बीपीएससी या यूपीएससी जैसे पीसीएस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके देश और समाज के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं नौकरशाह के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए या फिर जेपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इस बार के 14 जेपीएससी सीएससी के तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वीडियो में आप जो एक टॉपिक है जेपीएससी का वो आप एक कवर कर पाएंगे। तो कौन सा टॉपिक है और कहाँ पर टॉपिक है यह, तो ये टॉपिक आपको जेपीएससी एग्ज़ाम्स पैटर्न्स के मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत पेपर नंबर 4 के अंतर्गत मिलेगा, जहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से रिलेटेड सिलेबस है। तो ये जो टॉपिक है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, यानी लोक प्रशासन से संबंधित है। तो ये टॉपिक का जो सिलेबस है वो आप ये देख सकते हैं, जिसमें कि सेक्शन बी में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस पढ़ना होता है जेपीएससी सिलेबस में। और उसी के अंतर्गत एक टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाह। इसमें ये वाला जो सब सिलेबस है उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यह वीडियो से आपका एक तो टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू जेपीएससी मेंस सिलेबस में आपको पढ़ना है ओरिजिन, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, और जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट क्या टर्म को जानना है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो नौकरशाह के यानी ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत ये सारा टॉपिक आपको कवर करना है यदि आप जेपीएससी सीएससी के एस्पायरेंट्स हैं तो। और यदि तो चलिए शुरू करते हैं। तो नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी कहते किसको हैं, यानी नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी आखिर होता क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। तो नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी एक तरह का क्या है, एक तरह का प्रशासनिक व्यवस्था है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसमें शासन का संचालन प्रशिक्षित अधिकारियों यानी सिविल सर्वेंट के द्वारा किया जाता है। जो भी शासन होता है उसका संचालन किसके माध्यम से होता है, तो सिविल सर्वेंट यानी प्रशिक्षित अधिकारियों के द्वारा होता है। यह एक तरह का संगठन कह सकते हैं जो नियमों, प्रक्रियाओं, पदानुक्रम यानी हायरार्की और तर्क संगता पर आधारित है, हायरार्की और तर्क संगता पर आधारित होता है। तो यह एक तरह का संगठन है जिसमें नियम देखा जाता है, कैसा वो प्रक्रिया होगा, वह पदानुक्रम देखा जाता है, और इसके साथ साथ तर्क संगता पर आधारित होता है, यानी जो भी शासन प्रशासन है वह नियम के बेस पर होगा, प्रक्रिया के बेस पर होगा, पदानुक्रम के बेस पर होगा और तर्क पे के बेस पर होगा। तो विद्वानों के अनुसार जो नौकरशाही की परिभाषा किस प्रकार से दिया गया है देख लेते हैं। तो सबसे पहले विद्वान जो है मैक्स वेबर, यानी मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही को किस तरह से परिभाषित किया गया है जानते हैं। तो नौकरशाही क्या है, आधुनिक प्रशासन का एक तर्क संगत और कानूनी ढांचा है। जो आधुनिक प्रशासन है उसका एक तर्क संगत और कानूनी ढांचा है, जहां निर्णय नियमों और विशेषज्ञता के आधार पर लिए जाते हैं। यहाँ पर निर्णय जो भी डिसीजन लिया जाता है शासन प्रशासन को चलाने के लिए वह किस पर होगा, वह नियम पर होगा और उसके विशेषज्ञता पर आधारित नियम लिए जाते हैं और न कि व्यक्तिगत मनमानी पर। यही तो है हमारी लोकतंत्र का खूबसूरती, जहाँ पर जो है लोग क्या करते हैं कि
कि अपने जो है चुनाव के माध्यम से वहाँ पर विधायक, एमएलए और सांसद चुनते हैं, और वह क्या करता है, उनके लिए नियम बनाता है। और उस नियम को बनाने के लिए हेल्प कौन करता है, तो यह नौकरशाह ही हेल्प करते हैं। उस नियम का कानून किस तरह से बनेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो सारा जिम्मेवारी वह नौकरशाह की होती है। तो नौकरशाही मैक्स वेबर के अनुसार एक तरह का एक तर्क संगत और कानूनी ढांचा है, जहां पर निर्णय नियम और विशेषज्ञता के आधार पर लिया जाता है, न कि व्यक्तिगत मनमानी पर। फ्रेंच शब्द के अनुसार यह दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्यूरोज और कैरोट्स। ब्यूरो और कैरोट्स का मतलब क्या हुआ कि कार्यालय द्वारा शासन। ब्यूरो का अर्थ हुआ कार्यालय, यानी फ्रेंच भाषा में इसको कार्यालय बोलेंगे, और कैरोट्स का मतलब होगा शासन या शक्ति, यानी कार्यालय द्वारा शासन या शक्ति या दफ्तरशाही, हम इसको बोल सकते हैं ब्यूरोक्रेसी को। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि नौकरशाही वह तंत्र है जिसके माध्यम से सरकारी नीतियां और कानून लागू किए जाते हैं तथा जनता तक शासन की सेवाएं पहुंचाई जाती है। यहाँ पर लोकतंत्र नौकरशाही क्या है, एक तरह का सिस्टम है जिसके माध्यम से क्या होगा, जो भी सरकार की नीति है, पॉलिसी है, उस पॉलिसी को जो है और कानून को लागू किया जाता है, जनता तक शासन की सेवाएं पहुंचाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग नौकरशाही को परिभाषित कर सकते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात कर ले तो उसकी उत्पत्ति तो हम लोगों ने बताया कि अभी अभी पढ़ा कि फ्रेंच शब्द से मिलकर बना है, और फ्रेंच के दो शब्द ब्यूरो और कैरोट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अधिकारियों का शासन, यानी जो है दफ्तरशाही कह सकते हैं इसको। तो इसे व्यवस्थित रूप से मैक्स वेबर ने परिभाषित किया है और आधुनिक प्रशासन का सबसे सक्षम रूप बताया है नौकरशाही को। प्राचीन चीन में कहाँ कहाँ देखा गया, तो मंदारिन, रोम, यूरोप के आधुनिक राज्यों में इसका जो है विकास हुआ था ब्यूरोक्रेसी का। अब इसके गुण के बारे में जानते हैं कि जो नौकरशाही होंगे उसका गुण क्या क्या होगा, मतलब जो सिविल सर्वेंट होंगे वो नौकरशाही के अंतर्गत आएंगे, तो उनका गुण क्या क्या होगा। तो उनको सबसे पहला गुण होना चाहिए दक्षता, यानी इफिशियंसी होना चाहिए। जो भी विशेषज्ञता के कारण कार्यकुशलता होना चाहिए, उनके अंदर जो भी स्पेशलिटी का गुण है उनका इफिशियंसी होना चाहिए, उनके अंदर गहरी जो है पकड़ होना चाहिए, ताकि जो है उसको प्रशासन में यूज किया जा सके। साथ ही कैसा गुण होना चाहिए, निष्पक्षता यानी इम्पार्शियलिटी का गुण होना चाहिए, जहाँ पर नियमों को सभी लोगों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, या फिर जो भी सुविधाएं हैं वो भी जो है नियम के आधार पर लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो इस तरह से वहाँ पर एक निष्पक्षता का गुण होना चाहिए। साथ ही सततता यानी कंटिन्यूटी होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, यानी सरकार बदलने पर भी कामकाज में क्या होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए। उत्तरदायित्व होना चाहिए, यानी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, यानी जो भी पदानुक्रम है, जो भी जो है अफसर हैं जिस पद पर हैं, वहाँ पर उनके अपने पद के अनुसार अपने क्षेत्र के अधिकार के पर क्या होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, यानी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, पूर्वानुमेयता होना चाहिए, यानी प्रीडिक्टेबिलिटी होना चाहिए, मतलब एक रूप नियमों से स्थिर निर्णय होना चाहिए। तो ये सारा गुण क्या होना चाहिए, नौकरशाही के गुण होने चाहिए। अब नौकरशाही के डिमेरिट्स क्या क्या हैं, तो नौकरशाही के डिमेरिट्स आप देख सकते हैं, ये एक तरह से लाल फीताशाही यानी रेड टैपिज्म जैसे दोष इसमें पाए जाते हैं, जहां पर अनावश्यक जो है कभी कभी कागजी कार्रवाई और देरी देखी जाती है। तो ये नौकरशाही का डिमेरिट्स है। कठोरता, इसी के साथ रिजिडिटी भी देखी जाती है। यहाँ पर लचीलापन की कमी होता है, माने जो भी निर्णय है फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, यानी बहुत ज़्यादा कठोरता से काम चलता है। इसके साथ ही अधिक केंद्रीकरण यानी ओवर सेंट्रलाइजेशन होता है। यहाँ पर निर्णय जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जैसे जैसे हायर पोस्ट होते जाता है उसके अनुसार जो है निर्णय जो है लिए जाते हैं। निम्न स्तर पर लोगों का निर्णय जो है वो डिपेंड करता है हायर पोस्ट के ऊपर। तो इस तरह से जो निर्णय है वहाँ पर निर्णय केवल उच्च स्तर पर
लिया जाता है। फिर आपका नवोन्मेष की कमी यानी इनोवेशन का कमी देखने को मिलता है, रचनात्मकता का अभाव आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ विमुखता यानी एलियनेशन की कमी भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि जनता से दूरी और संवेदनहीनता भी देखने को मिलेगा। सारा कुछ नियम के अनुसार चलना है, किसी तरह का संवेदनशीलता जो है जनता के प्रति वहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है नौकरशाही के दोष भी होते हैं, डिमेरिट्स भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में नौकरशाही की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो किस तरह से भूमिका होता है, तो कोई भी पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी फॉर्मेशन बनाना है। उदाहरण के तौर पर अभी जो है नई शिक्षा नीति बना, तो नई शिक्षा नीति बना तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है इसका जो भी विधेयक या फिर पॉलिसी बना होगा, तो उसको बनाने में सारा कुछ जो है अब जो ब्यूरोक्रेसी है यानी उस विभाग के सचिव अफसर जो भी हैं वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इसको बनाया होगा। तो उनके पीछे इसका बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी का हाथ होता है। तो नीति निर्माण में जो हो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी नौकरशाहों का भूमिका होता है, जहाँ पर आंकड़े तथ्य और सलाह प्रदान किया जाता है। विधेयक कैसे बनेगा, उसका नियम और विनियम किस तरह से तैयार होगा, ये सभी जो है ब्यूरोक्रेसी ही करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। इसी के अलावा नीति क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी नीति बना उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो योजनाओं और कानूनों एवं कल्याणकारी उपायों को लागू करवाने का काम जो है ब्यूरोक्रेट्स ही करता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना है वो भी ब्यूरोक्रेट्स करता है। कर संग्रहण करना है, प्रशासनिक निगरानी रखना है, ये सभी जो है नौकरशाह के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से नीति क्रियान्वयन में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी के साथ नौकरशाही और राजनीतिक कार्यपालिका का भी संबंध आप देखने को मिल सकता है, यानी नेक्सस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो राजनीतिक कार्यपालिका होता है वह कौन होता है, वह मंत्री होते हैं, जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उसके बाद मंत्री बनते हैं। तो वो एक तरह से राजनीतिक कार्यपालिका होता है मंत्री। वह क्या करता है, नीति और लक्ष्य निर्धारित करता है कि हमको इस तरह से नीति बनाना है, हमको इस तरह से लक्ष्य निर्धारित करना है। अब जो नौकरशाही होता है वह एक तरह का अधिकारी होता है। वह क्या करता है, जो भी नीति बनाएगा उसमें उसको हेल्प करेगा, लक्ष्य जो निर्धारित करना है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसको धरातल पर लाएगा। तो ये सभी काम नौकरशाह करता है। तो विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर नीति लागू करते हैं। कभी कभी यह संबंध सहयोगी तो कभी कभी क्या हो जाता है, टकरावपूर्ण भी हो सकता है। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो भारत की राजनीति है, बहुत सारे मंत्री ऐसे होते हैं जिनके पास योग्यता और विशेषज्ञता हासिल नहीं होता है, तो वो अपना मनमाना करते दिखते हैं। तो वहाँ पर ब्यूरोक्रेट जो होता है वो एक स्पेशलिस्ट अधिकारी होता है, उसको जानकारी होती है, समझ होती है, उसमें उसके अंतर्गत उस जो भी संबंधित क्षेत्र है, जो भी संबंधित कार्य है, उसमें उसको विशेषज्ञता होता है। तो कभी कभी इन दोनों के बीच टकराव पूर्ण भी स्थिति भी बन जाता है। इसके अलावा सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के लिए दोनों के बीच क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। यानी मंत्री और जो भी नौकरशाह हैं, यानी कोई भी विभाग का सेक्रेटरी और कोई विभाग का मंत्री, तो वह जो है मंत्रालय का मंत्री और मंत्रालय का सेक्रेटरी जो है उस दोनों के बीच क्या होना चाहिए, संतुलन बना होना चाहिए। इसके अलावा सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ यानी जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट से आप क्या समझते हैं। तो सामान्यज्ञ यानी जर्नलिस्ट, जैसे आईएएस अधिकारी, ये जर्नलिस्ट है, तो व्यापक ज्ञान है इसके अंदर, यह विभिन्न विभागों का संचालन करने का क्षमता रखता है, साथ ही समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन और नेतृत्व में दक्ष होता है, एफिशिएंसी होता है। अब जो विशेषज्ञ है यानी स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट मतलब किसी क्षेत्र में उसको गहरा ज्ञान है। जैसे कि कोई भी इंजीनियर है, तो इंजीनियर है, तो कोई सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वह जो है उसका विशेषज्ञता है। तो इस तरह से वैज्ञानिक हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सभी क्या है, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र में गहन विशेष ज्ञान होता है। जटिल तकनीकी नीतियों जैसे कि स्वास्थ्य, पर्यावरण
अर्थव्यवस्था में आवश्यक जो है भूमिका अपना अदा करता है। स्वास्थ्य में यदि हम लोग कोई पॉलिसी बनाते हैं तो जो सामान्यज्ञ हो गया, आईएएस ऑफिसर हो गया, यदि उसका स्पेशलिस्ट हो गया तो वो क्या हो गया, कोई डॉक्टर हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी तरह का परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं तो दोनों लोगों का क्या होना चाहिए, अच्छा संतुलन होना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसी के साथ आधुनिक शासन में दोनों का संतुलन भी बहुत ज़रूरी है, जैसे सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ का। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नौकरशाही प्रशासन की तो रीढ़ है। यह स्थिरता, दक्षता और विशेषज्ञता प्रदान करता है। स्थिरता भी प्रदान करता है शासन में, प्रशासन में। इसके अंतर्गत इफ़िशियंसी होता है और इसके अंतर्गत विशेषज्ञता भी प्रदान करता है। परंतु लाल फीताशाही कहने का मतलब कि जो है बिन मतलब का लिखा पढ़ी में समय व्यर्थ करना और जो है उसका जो है ज़मीनी स्तर पर कोई भी चीज़ों का लागू नहीं होता है, तो उसको हम लोग लाल फीताशाही करते हैं। परंतु लाल फीताशाही और कठोरता जैसी चुनौतियां भी आपको नौकरशाही प्रशासन में देखने को मिलेगा। सुशासन के लिए राजनीतिक नेतृत्व होता है और नौकरशाही में संतुलित संबंध तथा सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ दोनों की संयुक्त भूमिका आवश्यक है। यदि हमको कोई सुशासन चाहिए तो राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही में संतुलित संबंध होना चाहिए। इसी के साथ सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ दो चीज़ों पर क्या होना चाहिए, संयुक्त भूमिका होना चाहिए, साथ में लेकर काम करना पड़ेगा। सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसी के साथ सुशासन के लिए राजनीति भी चाहिए, राजनीतिक नेतृत्व भी चाहिए और नौकरशाही भी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब यदि हम लोग इसके लार्ज स्तर पर देखें कि इसका भूमिका क्या होता है, कि नौकरशाही का भूमिका क्या है, तो लोकतांत्रिक शासन में नौकरशाही प्रशासन की रीढ़ कह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार से नौकरशाही जो है कोई भी प्रशासन है उसका समझिए कि क्या है, वह रीढ़ है। यह नीति पॉलिसी के केवल राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा घोषित उद्देश्य है, लेकिन इसका व्यवहारिक रूप नौकरशाही तय करता है। कोई भी पॉलिसी बोल दिया कि हम लोग शिक्षा को बेहतर करेंगे, कोई मंत्री बोल दिया, तो बेहतर करने के लिए जो भी पॉलिसी बनाएगा वो कौन बनाएगा, नौकरशाही बनाएगा। उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वह ब्यूरोक्रेट्स ही करेगा। इसलिए कहा जाता है व्हाट गवर्नमेंट डिसाइड्स ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट्स। जो भी गवर्नमेंट यानी सरकार निर्णय लेती है उसको जो है ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स को नीति निर्माण यानी पॉलिसी फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। विशेषज्ञता प्रदान करना। इसके अलावा जब भी कोई है तो नौकरशाह तकनीकी ज्ञान और अनुभव के आधार पर मंत्रियों को सलाह भी देता है। जो डेटा है, कोई चीज़ का जानकारी है तो उसका विश्लेषण करता है, उसका डेटा का संग्रहण करता है। विभिन्न विभागों से आंकड़े, रिपोर्ट, सर्वे, ये सब सभी तैयारी करने का काम जो है नौकरशाही के अंतर्गत ही होता है। इसी के अलावा ड्राफ्ट बनाने का काम यानी मसौदा तैयार करने का काम, कोई विधेयक यानी एक्ट बनाना है, नियम बनाना है तो उसके लिए मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने का काम जो है नौकरशाही करता है। जैसे विधेयक, नियम, विनियम का जो प्रारूप है, मसौदा है, तैयार करने का काम जो है ब्यूरोक्रेसी ही करता है। विकल्प प्रस्तुत करना, जैसे विभिन्न नीतिगत विकल्प और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना भी जो है नौकरशाही के अंतर्गत आता है। नीतिगत निरंतरता, जैसे सरकार बदलने पर भी नौकरशाही नीति निरंतरता बनाए रखती है। इसके अलावा जो भी पॉलिसी बना उस पॉलिसी को क्रियान्वयन करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें भी भूमिका किसकी होती है, उसमें भी भूमिका ब्यूरोक्रेसी की होती है। जैसे योजनाओं का संचालन करना है, बहुत सारे विकास योजना है, मनरेगा योजना है ना, बहुत सारे जो है योजनाएं झारखंड में तो बहुत सारी योजनाएं चल रहा है ना। तो वो उस तरह से हम लोगों को बहुत सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना है, ज़मीनी स्तर पर लाना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो ये सभी काम जो है कौन करेगा, ब्यूरोक्रेट्स ही करेगा। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, सब ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत काम होता है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखना भी समझिए ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत आता है। निगरानी और मूल्यांकन करना, नीतियों के प्रभावशीलता की जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये सभी भी जो है ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत आता है। वित्तीय प्रबंधन, इसके साथ में बजट आवंटन करना, व्यय की निगरानी रखना, ये सभी काम जो है ब्यूरोक्रेसी ही करता है। इसके अलावा जनसंपर्क और जागरूकता, नागरिकों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाना भी जो है ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत ही आता है। तो बहुत बड़ा महत्व है ब्यूरोक्रेसी का। किस तरह से, तो विशेषज्ञता आधारित शासन
प्रशासनिक स्थिरता और निरंतरता लाता है, लोकतांत्रिक नीतियों को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करता है, निष्पक्ष और नियमाधारित कार्यप्रणाली जो है बनाता है। ये सभी जो है ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही हो पाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे चुनौतियां हैं, जैसे चैलेंजेस हैं, जैसे लाल फीताशाही, बेवजह देरी करना, है ना, राजनीतिक हस्तक्षेप। बहुत सारे चीज़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, जिसके कारण काम रुक जाता है, टकराव की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ों में भ्रष्टाचार आ जाता है, पक्षपात होने लगता है। तो ये सभी जो है चुनौतियाँ भी देखने को मिलता है प्रशासनिक व्यवस्था में, ब्यूरोक्रेसी में। लचीलापन और नवोन्मेष की कमी होता है, जैसे इनोवेशन, रचनात्मकता की कमी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, जनता से दूरी होता है। तो इस तरह की बहुत सारे चुनौतियां भी देखने को मिलता है नौकरशाही में। निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नीति निर्माण और क्रियान्वयन में नौकरशाही की भूमिका बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और यह शासन की निरंतरता, विशेषज्ञता और दक्षता सुनिश्चित करता है, वहीं दूसरी ओर सुधार जैसे मिशन, कर्मयोगी, ई गवर्नेंस, पारदर्शिता आवश्यक है, ताकि नौकरशाही जनता के प्रति उत्तरदायी, पारदर्शी और परिणाममुखी बन सके। इस प्रकार से संक्षिप्त सूत्र में कह सकते हैं कि नीति निर्माण में नौकरशाही सलाहकार है और नीति क्रियान्वयन में कर्मठ कार्यकर्ता भी है। तो इस तरह से नौकरशाही के रूप में हम लोग इतनी बातें जान सकते हैं। अब नौकरशाही और राजनीतिक कार्यपालिका का संबंध किस तरह से है, क्या नेक्सस है ये दोनों के बीच, नौकरशाही और राजनीतिक कार्यपालिका। तो नौकरशाही में आईएएस अधिकारी हो गया और राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्री हो गया। तो इन दोनों के बीच किस तरह से जो है संबंध है, क्योंकि लोकतंत्र में इन दोनों की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होती है। तो लोकतांत्रिक भारत व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका यानी इलेक्टेड मिनिस्टर और नौकरशाही यानी परमानेंट सिविल सर्वेंट दोनों ही शासन की दो आवश्यक धुरी है। मंत्री नीतिगत निर्णय लेता है, पॉलिसी डिसीजन लेने का काम करता है, जबकि नौकरशाही उसके क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी उठाते हैं। दोनों का संबंध सहयोगी भी है और कभी कभी टकरावपूर्ण भी हो जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका, तो जनता के प्रति उत्तरदायी, चुनाव से चुने जाते हैं, नीति निर्माण और अंतिम निर्णय लेते हैं, वैचारिक और राजनीतिक दिशा प्रदान करना, नौकरशाही को मार्गदर्शन और नियंत्रण करना। संबंध क्या है, नेक्सस के रूप में क्या देख सकते हैं, तो सहयोग का संबंध है, कोऑपरेशन का संबंध है दोनों के बीच, यानी नौकरशाह और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच, यानी मंत्री और अधिकारी परस्पर सहयोग से नीति को सफल बनाते हैं। निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंट हैं दोनों, यानी मंत्री को चाहिए विशेषज्ञता, यानी उसको जानकारी चाहिए, वो विशेषज्ञता हेतु नौकरशाही पर निर्भर रहता है, और नौकरशाही को वैधता हेतु मंत्री पर निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह से बहुत और समझिए कि संघर्ष भी होता है, कन्फ्लिक्ट भी है दोनों के बीच। तो राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है मंत्री और अधिकारी के बीच भी, फिर आपको भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है, सत्ता का दुरुपयोग और नौकरशाही का लाल फीताशाही रवैया भी टकराव पैदा करता है। इस प्रकार से बहुत सारा, इसके अलावा संतुलन यानी बैलेंस भी दोनों के बीच रहना बहुत ज़रूरी है। तो लोकतंत्र की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि दोनों के बीच संतुलन बना रहे। तो भारत में उदाहरण के रूप में देख सकते हैं नौकरशाही, जैसे नीति आयोग। नीति आयोग क्या करता है, राजनीतिक दृष्टि प्लस प्रशासनिक विशेषज्ञता का मेल है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन मंत्री नीति तय करते हैं, लेकिन क्रियान्वयन पूरी तरह से कौन करता है, प्रशासन करता है। इस प्रकार से मिशन, कर्मयोगी और ई गवर्नेंस, ये दो चीज़ों से इस संबंध को और अधिक पारदर्शी और परिणाममुखी बनाने में इसका योगदान है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं नौकरशाही और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच जो संबंध और नेक्सस क्या है। और इसके अलावा चुनौतियां भी देख सकते हैं दोनों के बीच, यानी नौकरशाही और राजनीतिक के बीच क्या क्या चुनौतियां हैं। तो इस चुनौतियों में आप देख सकते हैं अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार और पक्षपात, नौकरशाही की निष्क्रियता, मंत्री और अधिकारियों के बीच अविश्वास। इसके अलावा इसका निष्कर्ष क्या है, तो राजनीतिक कार्यपालिका और नौकरशाही लोकतंत्र के दो पहिए हैं। यदि इनमें संतुलन और सहयोग हो तो शासन प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनता है। राजनीतिक नेतृत्व को दृष्टि देनी चाहिए और नौकरशाही को निष्पक्षता और दक्षता से उद्धत धरातल पर उतारना चाहिए।
इसके अलावा जो टॉपिक है जेपीएससी के इस नौकरशाही के अंतर्गत वो है सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ नौकरशाह, यानी जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स। तो एक ब्यूरोक्रेट्स जर्नलिस्ट है, दूसरा स्पेशलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स है। तो जैसे कि यदि हम लोग बात करते हैं आईएएस अधिकारी, एक डीएम हो गया, कलेक्टर हो गया, तो ये जर्नलिस्ट के अंतर्गत आता है। जबकि जब कोई अभियंता है, चीफ अभियंता यानी चीफ इंजीनियर हो गया किसी भी डिपार्टमेंट का, जैसे कि आपका सिंचाई डिपार्टमेंट का, इसका अलग पथ परिवहन डिपार्टमेंट का, तो ये सभी का एक जो चीफ इंजीनियर होगा वो क्या हो गया, स्पेशलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स हो गया। तो ये दोनों के बीच क्या संबंध होता है, तो नौकरशाही में हमेशा यह बहस रहती है कि नीति निर्माण और क्रियान्वयन के लिए किस प्रकार का अधिकारी उपयुक्त है। तो यहाँ पर दो है, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट, यानी सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ। तो भारत में परंपरागत रूप से सामान्यज्ञ यानी आईएएस का वर्चस्व रहा है, जबकि आधुनिक जटिल प्रशासन में विशेषज्ञों की मांग बढ़ रही है कि हम किसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ पर उस क्षेत्र का विशेषज्ञ वाला क्या होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए। तो जर्नलिस्ट यानी नौकरशाह यानी सामान्यज्ञ परिभाषा ऐसा अधिकारी जिसके पास जो है एक विषय का गहन ज्ञान न होकर विभिन्न विभागों में कार्य करने की क्षमता और अनुभव होता है। उदाहरण के लिए आईएएस अधिकारी, तो वो क्या करता है, उसके अंतर्गत ये विशेषता होगा कि उसका दृष्टिकोण क्या है, व्यापक होगा और समन्वय की क्षमता होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन करने की क्षमता होगा। इसके अलावा प्रशासनिक नेतृत्व कर सकता है, निर्णय क्षमता लेने के लिए क्षमता होना चाहिए उसमें, विभाग बदलने पर भी तुरंत अनुकूलन की योग्यता होना चाहिए, सरकार की समग्र नीतिगत सोच को लागू करने की क्षमता भी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लिमिटेशन भी है इसका, जैसे तकनीकी आ गया, कहीं पर तकनीकी या वैज्ञानिक विषय में गहन ज्ञान की कमी हो जाता है उस आईएएस अधिकारी को, बहुत ज़्यादा तकनीकी कहीं पर डैम बनाना है तो डैम बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, डीएम नहीं चाहिए, डीएम नहीं बताएगा कि किस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से वहाँ पर क्या होगा कि तकनीकी या वैज्ञानिक विषय जहाँ पर आ गया वो उसमें नहीं जान पाता है। कभी कभी लैक ऑफ द ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन की स्थिति हो जाता है, किसी प्रकार का विशेषज्ञ अधिकारी पर उसको निर्भर रहना पड़ता है। तो ये एक तरह से जर्नलिस्ट यानी नौकरशाह के बारे में हम लोग पढ़ें। अब पढ़ते हैं स्पेशलिस्ट नौकरशाह यानी विशेषज्ञ के बारे में। अब यह क्या होता है, ये ऐसा अधिकारी होता है जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र जैसे चिकित्सा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, पर्यावरण हो गया, आईटी हो गया, कृषि हो गया, उसका क्या होता है, गहन ज्ञान होता है उसके पास और अनुभव होता है। उदाहरण के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, डॉक्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियर्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, इस सभी क्षेत्रों पर क्या चाहिए, उसको स्पेशलिस्ट अधिकारी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके विशेषता क्या होता है कि विशेष विषय पर वह क्या होता है, गहन ज्ञानी होता है और तकनीकी क्षमता रखता है, दक्षता रखता है। इसी के साथ जटिल और तकनीकी समस्याओं का समाधान करने में वो सक्षम होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवोन्मेष क्षमता होती है उसमें। नीति निर्माण में सटीक तकनीकी इनपुट भी देता है वह कौन, स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ नौकरशाह। इसके अंतर्गत यह क्या होता है, इसका कुछ लिमिटेशन भी होता है। क्या है लिमिटेशन है कि इसमें अंतर्गत व्यापक दृष्टिकोण और समन्वय की कमी होता है। जो भी जर्नलिस्ट कर सकता है, एक आईएएस होता है, उसके अंतर्गत व्यापक दृष्टिकोण होता है, लेकिन वो उसके पास कमी होता है, समन्वय की कमी होता है। राजनीतिक नेतृत्व से संवाद व नीति समझ की कमी होता है। संगठनात्मक नेतृत्व में सीमित दक्षता रखता है। तो इस प्रकार से हम लोग दो चीज़ों को समझ सकते हैं, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। इस स्लाइड में हम लोग दो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट का हम लोग अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे ज्ञान और स्वरूप के बेस पर क्या होता है, तो जर्नलिस्ट का व्यापक ज्ञान होता है और सामान्य ज्ञान होता है, जबकि स्पेशलिस्ट का गहन और तकनीकी क्षेत्र में होता है, मतलब गहन और किसी विशेष क्षेत्र पर होता है, इसका व्यापक ज्ञान नहीं होता। यार ये जर्नलिस्ट है जो सभी क्षेत्रों में मतलब ज्ञान होता है, व्यापक होता है। इसका भूमिका यानी रोल क्या है, तो जर्नलिस्ट का रोल है नेतृत्व करना, समन्वय करना, नीति निर्माण में सहयोग करना, जबकि स्पेशलिस्ट का होता है तकनीकी परामर्श देना, जटिल समस्याओं का समाधान करना। लचीलापन किस में ज़्यादा होगा, तो जो जर्नलिस्ट होगा वो अधिक विभिन्न विभागों में कार्य कर सकता है, यानी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा जर्नलिस्ट होगा, जबकि यह क्या होगा, स्पेशलिस्ट कम फ्लेक्सिबल होगा, लचीलापन कम होगा। निर्भरता किस में ज़्यादा होगा, तो विशेषज्ञ पर निर्भर रहता है कौन, जर्नलिस्ट ज्ञान हेतु निर्भर रहना पड़ता है, और जबकि स्पेशलिस्ट जो है प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय हेतु सामान्यज्ञ पर
निर्भर रहता है। उपयोगिता कौन है? तो समग्र प्रशासनिक नेतृत्व के लिए यह उपयुक्त है और यह तकनीकी विशेषज्ञ क्षेत्रों के लिए यह जो है स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से दोनों के संदर्भ में हम लोग बात कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में क्या है? तो पारंपरिक रूप से आईएएस जैसे जर्नलिस्ट नौकरशाहों का प्रभुत्व बना हुआ है, लेकिन कई चुनौतियों जैसे कि क्लाइमेट चेंज, आईटी गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ के कारण विशेषज्ञों की मांग बढ़ रही है। इसलिए आज जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट का मिश्रण यानी बैलेंस आवश्यक है। निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि न तो केवल जर्नलिस्ट और न ही केवल स्पेशलिस्ट पर्याप्त है। सामान्यज्ञ व्यापक दृष्टि और नेतृत्व देते हैं, जबकि विशेषज्ञ गहराई और तकनीकी समाधान प्रदान करते हैं। तो आधुनिक प्रशासन में दोनों का संयोजन ही सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की सुनिश्चित कर सकता है। यानी आज के आधुनिक प्रशासन में दोनों की आवश्यकता है, जर्नलिस्ट की भी और स्पेशलिस्ट की भी। तो ये था आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत हमने जितना भी जेपीएससी से रिलेटेड जो मुख्य परीक्षा से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था उसको हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। तो इस प्रकार से इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। शंकर बेदिया क्लासेस, जहां पर जेपीएससी यानी 14 जेपीएससी की तैयारी जो है चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, पेपर वाइज कराया जा रहा है। अभी हम लोग जो है पेपर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही ख़त्म होने के साथ ही हम लोग अगले पेपर की ओर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें और साथ ही अपना जो लक्ष्य है उस पर भी फोकस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।